हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का BEE का लेक्चर सीरीज चल रहा था, जिसमें हम लोग जो है सेलों के समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन को पढ़ चुके थे। यहाँ तक हम लोग समाप्त कर चुके थे। इस फॉर्मूले तक मिश्रित क्रम का संयोजन जो होता है सेलों का, यहाँ तक समाप्त कर चुके थे। आज उसके आगे देखेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक क्या है? स्टोरेज बैटरी। अगला टॉपिक है स्टोरेज बैटरी। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग सेल को पढ़ चुके हैं और सेल से ही बैटरी का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक सेलों को आवश्यकता अनुसार श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो हमको बैटरी प्राप्त होती है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। आइए देखते हैं थ्योरी फॉर्म में। द्वितीयक सेलों को आवश्यकता अनुसार श्रेणी अथवा समांतर क्रम में जोड़कर स्टोरेज बैटरी को बनाया जाता है। जैसे यदि हम 2 वोल्ट EMF वाले 3 सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा एक 6 वोल्ट की बैटरी को प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्टोरेज बैटरी में द्वितीयक सेल उपयोग किए जाते हैं, अतः इन्हें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये बैटरी की खासियत होती है दोस्तों कि द्वितीयक सेल से जो बैटरी बनाई जाती है उसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद हम बार बार यूज कर सकते हैं चार्ज करके। जैसे हमारे मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है वो द्वितीयक टाइप की बैटरी लगी होती है। द्वितीयक सेल से जो बैटरी बनती है उससे बनी होती है। इसी तरीके से हमारे घरों में जो इन्वर्टर्स लगे होते हैं उसमें जो बैटरी है वो भी द्वितीयक सेलों से बनी हुई होती है। उसमें देखिएगा वो लेड एसिड बैटरी होती है। उसमें 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक 12 वोल्ट की बैटरी को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार जो है बाइक में जो बैटरी उपयोग की जाती है वो भी द्वितीयक सेलों के उपयोग से जो है बैटरी बनाकर यूज की जाती है। इसी प्रकार हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें बैटरियों का उपयोग किया जाता है द्वितीयक सेल के बनाकर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विद्युत विश्लेषण। विद्युत विश्लेषण एक प्रकार की विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत विश्लेषण क्या होता है और विद्युत विश्लेषण का बैटरी में क्या महत्व है और सेल में क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, विद्युत विश्लेषण एक प्रकार की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, अर्थात विद्युत रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक पात्र होता है जिसमें जो है एक लिक्विड फॉर्म में कोई विद्युत अपघट्य भरा होता है। विद्युत अपघट्य जो है हमेशा इलेक्ट्रोलाइट जो है द्रव अवस्था में होता है। तो इस पात्र में जो है देख सकते हैं विद्युत अपघट्य भरा हुआ है और इस विद्युत अपघट्य में 2 छड़ें लगी होती हैं जो इस पात्र में विद्युत अपघट्य में डूबी हुई होती हैं, जिन्हें हम लोग एनोड और कैथोड कहते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, एक इंटरनल सोर्स बैटरी या जनरेटर से हम लोग इसको जो है सप्लाई देते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि हम लोग बैटरी से सप्लाई दिए हैं। तो क्या होता है, इसमें जो भी विद्युत अपघट्य रखा हुआ है ये अपने आयनों में जो है टूटने लगता है। टूटने लगेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन मिलेंगे और निगेटिव आयन मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये निगेटिव आयन्स हैं और ये पॉजिटिव आयन है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ से धारा निकलेगी ऐसे होते हुए, सॉरी दोस्तों, यहाँ जो है धारा यहाँ से दी जा रही है, बैटरी से ली नहीं जा रही है, दी जा रही है। तो करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। इस बैटरी से इसमें जो है धारा दी जा रही है। जब धारा यहाँ से चलेगी इस एनोड से होते हुए विद्युत विश्लेषी घोल में जब पहुँचेगी तो जो ये विद्युत विश्लेषी घोल है जिसे विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ये अपने आयनों में टूटने लगेगा। अर्थात ये जो प्लस आयन होगा और माइनस आयन होगा
उसमें टूटने लगेगा। जैसे मान लीजिए हम इसमें H2SO4 यूज करते हैं, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, तन H2SO4 अगर यूज करते हैं तो H+ आयन में और SO4- आयन में ये टूट जाएगा जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो धन आयन है ये माइनस प्लेट की ओर चला जाएगा, क्योंकि माइनस जो है प्लस को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, और इसी तरीके से जो माइनस आयन होंगे, ऋणात्मक आयन होंगे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये यहाँ पर आकर क्या होंगे, एकत्रित हो जाएंगे, ऐसे एकत्रित हो जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर जब एकत्रित हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, मिल जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पर प्लेटों के आसपास क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो होता है इस बर्तन में, पूरा जो प्रोसेस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विश्लेषण बोलते हैं। अब इसको देख सकते हैं थ्योरी फॉर्म में, इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग। विद्युत विश्लेषण वह क्रिया है जिसमें किसी पात्र में विद्युत विश्लेष्य को भरकर इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड रखकर घोल में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट अपने अवयवी आयनों में टूटने लगता है। इस घटना को विद्युत विश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में धन आयन कैथोड की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये धन आयन जो है ये कैथोड की ओर चल रहे हैं, कैथोड जो कि माइनस है, और ऋण आयन जो होते हैं वो एनोड की ओर चलते हैं, अतः इन्हें एनायन कहते हैं। देखिए दोस्तों, इन्हीं को देखिए, धन आयन जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कैथोड की ओर चल रहे हैं, इसको कैटायन बोलेंगे। जो धन आयन है ये कैथोड की ओर जा रहा है, इसलिए इसको कैटायन बोलेंगे, और जो ये ऋण आयन है ये एनोड की ओर चलते हैं, इसलिए इसे एनायन कहते हैं। यही बात यहाँ लिखी हुई है। देखिए, अतः इन्हें एनायन कहते हैं। दोनों प्रकार के आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों पर जाकर अनावेशित होकर इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं या होते हैं। आयनों के एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने की क्रिया विद्युत निक्षेपण कहलाती है। अर्थात ये विद्युत विश्लेषण की क्रिया में जो ये आयन आके ये इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत निक्षेपण। देखिए दोस्तों, ये विद्युत निक्षेपण जो प्रोसेस है इसका हम लोग उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोगों का UEET एक बुक है, उसमें जो है 3रा चैप्टर है, हम लोग उसको पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम लोग किसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु को चढ़ा सकते हैं। तो उसी में ये विद्युत विश्लेषण की जो घटना है और ये निक्षेपण की घटना है, इसका यूज किया जाता है। वो यूज कैसे किया जाता है उसको हम लोग UEET में देखेंगे। फिलहाल हम लोग बैटरी पढ़ रहे हैं, तो बैटरी में भी इसका उपयोग है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है बैटरियों के उपयोग। बैटरियों का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो संचायक बैटरियों को निम्न स्थानों पर उपयोग किया जाता है। पहला है विद्युत जनन केंद्रों अथवा उपकेंद्रों में परिपथ वियोजकों के प्रचालन में, रिले के प्रचालन में, आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था में संचायक बैटरियों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेल के डिब्बों, बसों, कारों में प्रकाश हेतु और टेलीफोन केंद्रों में संचायक बैटरियों का उपयोग किया जाता है। इतने जगहों पर, इसके अलावा और भी बहुत सारे उपयोग हैं। फिलहाल जो जरूरी उपयोग थे यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके बाद जो है बैटरी किस सिद्धांत पर काम करती है, इसको देख लेते हैं हम लोग। बैटरियों का कार्य सिद्धांत। सभी संचायक बैटरियां विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जो पीछे अभी पढ़े हैं विद्युत अपघटन की क्रिया, उसी के सिद्धांत पे जो है सभी की सभी जो द्वितीयक सेल होते हैं या प्राथमिक सेल होते हैं लगभग विद्युत अपघटन के ही सिद्धांत पर काम करते हैं।
जिसके अंतर्गत बैटरियों के प्लेटों को एक आधान पात्र में रखकर जिसमें उचित वैद्युत अपघट्ट भरा होता है, एक डीसी स्रोत से जोड़ देते हैं, जिससे विद्युत अपघटन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और बैटरी में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित हो जाती है। देखिए दोस्तों, जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसमें जब हम किसी डीसी सोर्स से बैटरी को जो है चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है बैटरी के प्लेटों और विद्युत अपघट्ट के रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होती है, उसमें रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर उसमें स्टोर हो जाती है। और जब हमको आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग फिर से उस रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके उपयोग कर लेते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो बैटरियों के अंदर जो रासायनिक प्रोसेस होती है, रासायनिक क्रिया होती है, वो रिवर्सिबल होती है, जिसे हम लोग हिंदी में उत्क्रमणीय बोलते हैं। अर्थात ये दोनों डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर ये बात लिखी है, इस रासायनिक ऊर्जा को पुनः हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके उपयोग कर लेते हैं, जिसके लिए बैटरी को पुनः आवेशन के विपरीत रासायनिक अभिक्रिया होती है। अर्थात जब हम लोग बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो जो आवेशन की क्रिया होती है उसके विपरीत रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस तरीके से हम लोग बैटरी में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पुनः कन्वर्ट करके उसको यूज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार बैटरी में एक उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो दोनों डायरेक्शन में हो। मतलब अगर विद्युत ऊर्जा हम उसको दे रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, और जब हमको विद्युत की आवश्यकता होती है तो जो रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित है उसको पुनः विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को जो है उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वोल्टामीटर। देखिए दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक होता है वोल्ट मीटर और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टामीटर। तो ये वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर जो है, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है जिससे हम लोग विद्युत विभवांतर को नापते हैं, एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। जबकि वोल्टामीटर क्या है? वह पात्र जिसमें विद्युत विश्लेषण की क्रिया कराई जाती है। विद्युत इंजीनियरिंग में उस पात्र को क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। इसको देख लीजिए, ये जो पात्र है, ये जो बर्तन है, इसी को बोलते हैं वोल्टामीटर। वोल्टामीटर अर्थात जिस बर्तन में जो है विद्युत विश्लेषण की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसी को वोल्टामीटर बोलते हैं। अब फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस संबंधी जो नियम है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। विद्युत विश्लेषण संबंधी फैराडे के नियम, ये नियम जो है फैराडे ने 2 नियम दिए थे। ये दोनों के दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या नियम दिए थे। सन 1932 और 33 में फैराडे ने विद्युत विश्लेषण संबंधी 2 नियम दिए। फैराडे का प्रथम नियम क्या है देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत विश्लेषण की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। तो फैराडे ने प्रथम नियम में क्या कहा? फैराडे ने प्रथम नियम में ये कहा कि जो ये घोल है, विद्युत विश्लेषण की क्रिया में जो विद्युत विश्लेषी घोल है उसमें जो है, जो यहाँ पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है इलेक्ट्रोड पर, ये जो जमा होता है, ये जितनी इसमें आवेश प्रवाहित होगी Q, जो बाहर से जितनी भी आवेश प्रवाहित होगी उसी के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा आवेश यहाँ से फ्लो होगी इसमें, उतना ज़्यादा यहाँ पर विद्युत निक्षेपण की क्रिया होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि यदि Q आवेश प्रवाहित होने पर पदार्थ की m मात्रा मुक्त हुई हो तो प्रथम नियम से, अर्थात यदि हम लोग मान लेते हैं कि जो वोल्टामीटर है उसमें हम लोगों ने Q आवेश प्रवाहित किया जिससे जो है इलेक्ट्रोड पर m द्रव्यमान जो है मुक्त हुआ, तो प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? m प्रोपोर्शनल टू Q, यही प्रथम नियम है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल m
बराबर या एम प्रोपोर्शनल टू आई टी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है, आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे जेड से लिखते हैं। यही जेड क्या है हमारा, यही जेड हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है पदार्थ का, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट में यूज किया हुआ पदार्थ है, उस पदार्थ का हमारा क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक को जो है हम लोग फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ये जेड जो है इस तरफ रहेगा तो आई टी को उस तरफ भेजेंगे तो एम बाई आई टी हो जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो यूनिट होता है मात्रक, उसको निकालेंगे तो ग्राम प्रति कूलाम आएगा, क्योंकि ये आई टी क्या है, क्यू है, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसके बाद क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा। तो ये जेड को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले में जेड बराबर एम बाई आई टी में ही हम यदि क्या रखें, आई टी, आई और टी का मान 1 रख दें तो जेड बराबर एम हो जाएगा। तो इसी के अनुसार हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो है परिभाषा बनाते हैं। तो देखते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक का परिभाषा क्या बनता है। जेड बराबर एम बाई आई टी में यदि आई बराबर 1 एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड लिया जाए तो, या रखें तो, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो घोल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। अर्थात जब हम इसमें आई बराबर 1 रख देंगे, टी बराबर 1 रख देंगे, यही एम जो है जेड के बराबर हो जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो वोल्टामीटर में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं उन पे जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये हो गया हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का डेफिनेशन। इसके बाद एक होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, होता है एक रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार होता है। इसको जान लेते हैं हम लोग, तुल्यांकी भार क्या होता है। तुल्यांकी भार वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में जो है सीखा होगा कि तुल्यांकी भार क्या होता है, लेकिन हम एक बार यहाँ पर आप लोग को रिकॉल करा देते हैं। देखिए दोस्तों, रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार क्या होता है इसको देखते हैं। किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार उस पदार्थ के परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है। रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार को इस डिनोट करते हैं। देखिए, ये तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। ये तुल्यांकी भार किसी पदार्थ के लिए होता है या किसी तत्व के लिए होता है, तो उस पदार्थ या तत्व का परमाणु भार और उसकी संयोजकता का अनुपात ही उसका तुल्यांकी भार होता है। इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर ए बाई वी, जहाँ ई क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को जेड से लिखते हैं, ये रासायनिक तुल्यांक है, इसको ई से लिखते हैं। ई बराबर ए बाई वी, जहाँ ए क्या है, परमाणु भार है, ए वी वैलेंसी है। इसको हम लोग क्यों पढ़े, अभी इसका यूज जो है फैराडे के द्वितीय नियम में होगा। इसको हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से फैराडे ने द्वितीय नियम दिया और उसमें क्या बोला। देखिए दोस्तों, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार उन्होंने क्या कहा, यदि अलग अलग पदार्थों के विद्युत विश्लेषी घोल में समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक ई के समानुपाती होता है। प्रथम नियम में बोला था कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा घोल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, और द्वितीय में क्या बोल रहे हैं कि मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक ई के समानुपाती होता है यदि समान प्रबलता की धारा समान समय तक अलग अलग घोल में प्रवाहित किया जाए। देखिए दोस्तों, समान धारा कब प्रवाहित होती है, जब श्रेणी क्रम में कोई चीज़ जुड़ा होता है तो उसमें समान धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए 3 वोल्टामीटर दिखाया हुआ है, पहला वोल्टामीटर, दूसरा वोल्टामीटर और ये हो गया तीसरा वोल्टामीटर। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, कनेक्शन देख सकते हैं, ये सीरीज कनेक्शन है क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ा हुआ है। ये टोटल अरेंजमेंट एक श्रेणी सर्किट बनाता है। तो श्रेणी सर्किट में क्या होगी, धारा समान होगी। अगर इसमें 1 एम्पियर है तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा, इसमें भी 1 ही एम्पियर होगा। अब मान लेते हैं इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ है
उसका रासायनिक तुल्यांक E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। तो अब इसमें हम लोग कोई समान प्रबलता की धारा मान लेते हैं, I है धारा, I को t सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो सब में वही धारा उतने ही समय के लिए प्रवाहित होगी। तो क्या होगा, पदार्थ जो मुक्त होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर जो यहाँ निक्षेपण होगा पदार्थ, इसकी मात्रा किसके समानुपाती होगी, विद्युत धारा के तो समानुपाती होती है, यहाँ पर द्वितीय नियम में क्या होता है, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें जो है यहाँ जमा होगा पदार्थ, निक्षेपित होगा, उसका M1 मान लेते हैं, इसमें M2 मान लेते हैं और इसमें M3 मान लेते हैं। तो M1 प्रोपोर्शनल टू E1 हो जाएगा क्योंकि द्वितीय नियम में यही बताया गया है, और M2 बराबर E2 हो जाएगा और M3 बराबर हो जाएगा E3, या इसी को प्रोपोर्शनल चिन्ह जब हम लोग हटाएंगे तो M1 बराबर KE1, M2 बराबर KE2 हो जाएगा और M3 बराबर KE3 हो जाएगा। या इसी को हम लोग K के फॉर्म में लिख सकते हैं, K को यहीं रहने देंगे, इसको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, डिवाइड में चला जाएगा, K बराबर हो जाएगा M1 बाई E1, इसी प्रकार K बराबर M2 बाई E2, K बराबर M3 बाई E3। देखिए सब में K है तो ये एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट सबके लिए एक ही होता है। तो कांस्टेंट एक है तो इन सबको हम लोग आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो बराबर लिखेंगे तो देखते हैं किस टाइप का समीकरण हमारा प्राप्त होता है। देखिए ये वही पीछे वाला यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, पीछे वाला इक्वेशन है, जब हम लोग K के फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको जो है समीकरण एक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जब 1 और 2 का तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ भी K है, यहाँ भी K है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में बराबर मान सकते हैं। तो यहीं पर यहाँ पर बराबर माना हुआ है। तो M1 बाई E1, M2 बाई E2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये M1 को यहीं रहने देंगे, इस M2 को यहाँ से यहाँ लाएंगे और E1 को वहाँ पक्षांतर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझें तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसमें समझाता हूँ आप लोगों को। ये M1 और E1 हो गया बराबर M2 E2 हो गया, स्मॉल m है। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो M1 E2 बराबर M2 E1 आएगा। अब फिर हम लोग इस M को इस तरफ ला लेंगे, M1 बाई M2 इक्वल टू E1 बाई E2। ये वाला M2 इसके नीचे ला लिए हैं और इस E2 को इसके नीचे भेज दिए हैं, तो ये सब आपस में क्या है, बराबर है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि M1 बाई M2 इक्वल टू E1 बाई E2। इसी तरीके से अब M2 बाई M3 को E2 बाई E3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबका के बराबर है। अब इसके बाद जो है प्रथम नियम में हम लोग क्या बोले थे, M प्रोपोर्शनल टू IT होता है। तो इसी प्रकार इसको जब हम लोग द्वितीय नियम में अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो M1 बराबर IT हो जाएगा, क्योंकि धारा सब में समान है तो सब जगह IT रहेगा। M2 बराबर भी IT, M3 बराबर भी IT। अब इसको इसके कांस्टेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, M1 बराबर Z1 IT, M2 बराबर Z2 IT और M3 बराबर Z3 IT। ये 3 समीकरण हमको मिल जाता है। अब इन तीनों समीकरणों को देखिए यहाँ पर IT के फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ IT सब में बराबर है, धारा सब में समान समय के लिए प्रवाहित हो रही है। तो IT के फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पर IT बराबर M1 बाई Z1 हो जाएगा। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो M1 बाई Z1 हो जाएगा IT का। इसी तरीके से और भी जो है M2 बाई Z2 बराबर IT और M3 बाई Z3 बराबर IT हो जाएगा। तो इस IT के बराबर, जैसे ये पिछला वाला समीकरण हम लोग किए थे, IT के बराबर सबको आपस में बराबर रखेंगे तो फिर से हमको मिलेगा
M1/M2 बराबर Z1/Z2, या फिर इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, M1/M2 E1/E2 Z1/Z2। देखिए दोस्तों, पहले नियम में हम लोगों ने सीखा M1/M2 बराबर E1/E2, और दूसरे नियम में हम लोगों ने सीखा M1/M2 बराबर Z1/Z2। ये दूसरे नियम का था, ये पहले नियम का था। ठीक, तो इन दोनों समीकरणों को जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो Z1/Z2 बराबर E1/E2 होता है, तो ये E1/E2 M1/M2 के बराबर होता है, M1/M2। तो इस तरीके से इन तीनों को हम एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, यही बात यहाँ पर दिखाई गई है। अब इन दोनों नियमों से हम लोग को क्या समझ में आता है, यहाँ पर उसका जो है एक्सप्लेनेशन है। उपरोक्त संबंध से स्पष्ट है कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और ये क्या है, रासायनिक तुल्यांक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका रासायनिक तुल्यांक होगा, या उसका विपरीत भी कर सकते हैं, किसी पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक जितनी ज़्यादा होगी उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला लेक्चर अगले दिन होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के सर्कल में इसको शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।